हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि साइंस में लेसन प्लान पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल वाटिका सिंह एंड डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड डोंट मिस द अपकमिंग वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साइंस में लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना बनाते हैं उस डेट को आपको दिनांक पर लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस विषय में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको बच्चों को दिया जाता है पढ़ाने के लिए उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के लिए जो समय आपको दिया जाता है, पाठ्य योजना बनाने के लिए जो समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं। इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है ऊर्जा के स्रोत। तो पहले मैं बता दूं कि ये प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बताऊं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स अपने विषय के बारे में लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, जैसे कि आप साइंस की 20 से 35 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने साइंस की 20 से 35 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों की तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट्स है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट्स है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में मैक्सिमम आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्रों को ऊर्जा के स्रोत का प्रत्याशमन कराना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों को ऊर्जा के विभिन्न प्राप्त स्रोतों से अवगत कराना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्रों को ऊर्जा के स्रोतों में अंतर करना सिखाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को ऊर्जा का महत्व बताना। कौशलात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या करना सिखाना। कौशलात्मक उद्देश्य में दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों की मानसिक क्षमता को उजागर करना। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को आप कोई भी टॉपिक समझाते हैं, क्लियर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसी सामग्री को सहायक सामग्री हम कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, चाक तथा कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। ये जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्र ऊर्जा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को
पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिसको पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को याद स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सके। उसके बाद आप लिखते हैं उसके बाद आप छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, बच्चों हम जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं भोजन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? तो छात्र आंसर देते हैं भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रस्तावना प्रश्न, उसके बाद तीसरा प्रस्तावना प्रश्न हमारा यहाँ पे छात्रों से है, पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो छात्र आंसर देते हैं मुख्य स्रोत सूर्य सन है। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, सूर्य के अतिरिक्त ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को बिल्कुल ही नहीं पता है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम ऊर्जा के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप एक लाइन लिख सकते हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। ऊर्जा का एक अत्यंत एवं महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य से प्रकाश के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी प्राप्त होती है, जिसके कारण ही वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। आसपास की ठंडी वायु द्वारा उसका स्थान लेने पर ही वायु प्रवाह बनता है। इस वायु ऊर्जा का कारण सूर्य है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे रासायनिक ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। पेड़ पौधों से हम भोजन प्राप्त करते हैं, अतः भोजन ऊर्जा का स्रोत है। अर्थात सौर ऊर्जा संजीवों के जीवन के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। भोजन पकाने एवं अन्य कार्यों हेतु ऊर्जा का स्रोत के रूप में लकड़ी तथा कंडों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ईंधन बायोगैस का स्रोत भी अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य ही हुआ। ईंधन भी ऊर्जा का स्रोत है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो, सूर्य जो कि ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा पॉइंट्स आप लिख सकते हो, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तीसरा आप पॉइंट्स लिख सकते हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चौथा पॉइंट्स आप लिख सकते हो, लकड़ी एवं गोबर से बने उपले में भी सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम बनाएंगे बोध प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, वायु ऊर्जा का
प्रमुख कारण क्या है? तो छात्र आंसर देते हैं सूर्य। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, चूल्हे पर भोजन पकाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो छात्र आंसर देते हैं ईंधन की आवश्यकता होती है। उसके बाद बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, इस कॉलम में व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, इस कॉलम में आप लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। शहरों में भोजन पकाने हेतु द्रव्य पेट्रोलियम गैस एलपीजी को लोहे के सिलेंडरों में भरा जाता है। इसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होता है। जल ऊर्जा का उपयोग जल विद्युत संयंत्र में करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। घरों, दफ्तरों, कारखानों आदि में पंखा, टीवी इत्यादि हेतु विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ये ऊर्जा ताप विद्युत पावर प्लांट, जल विद्युत पावर प्लांट, नाभिकीय ऊर्जा पावर प्लांट आदि से प्राप्त की जाती है। दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं का एवं क्रियाकलापों का मुख्य स्रोत विद्युत ऊर्जा है। ये सभी ऊर्जा के सीमित एवं नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इन ऊर्जा के बिना मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य में आप मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे। पहला, ऊर्जा के भावी वैकल्पिक स्रोत के रूप में हाइड्रोजन और एल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में अंतरिक्ष यानों एवं उच्च ताप वाली ज्वाला प्राप्त करने में होता है। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे, ऊर्जा के स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, सीमित अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। दूसरा, असीमित नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। दूसरा पॉइंट्स लिखेंगे आप, जल, पवन, जैव गैस तथा सनलाइट नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जबकि कोयला व पेट्रोल अनवीकरणीय स्रोत हैं। व्याख्या करने के बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न आप करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोध प्रश्न का कॉलम, इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, शहरों में ईंधन किस रूप में प्राप्त होता है? तो छात्र आंसर देते हैं द्रव पेट्रोलियम गैस एलपीजी। दूसरा क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो छात्र आंसर देते हैं ताप विद्युत पावर प्लांट, नाभिकीय ऊर्जा पावर प्लांट आदि से। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हैं। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। इस तरह से आप विज्ञान में, साइंस में लेसन प्लान पाठ्य योजना ईजी और आसानी ढंग से आप खुद से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को हमारे इसी तरह से अपना स्नेह, अपना प्यार देते रहिएगा। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित और मोटिवेट करता है।